ठंड में बड़ा मायका वर्सेस छोटे ससुराल का पिकनिक। नहीं माँ नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। आंखें खोलो माँ, पहले बाबा और अब आप। ऐसे मुझे संसार में अकेला मत करो। मामी ताई जी आप लोग तो खड़े हुए हो, माँ को भी बोलो ना कि खड़ी हो जाए, मुझसे बात करे माँ। कल्याणी बेटा, अब तेरी माँ कभी भी बात नहीं करेगी। चलो भाइयों, अब अर्थी को उठाने का वक्त आ गया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नहीं नहीं, मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मेरी माँ को। नहीं बेटा, ऐसे अर्थी को नहीं रोकते। तू मेरे पास रुक कल्याणी। तेरी माँ अब स्वर्ग की यात्रा को निकल गई है, जहाँ तेरे बाबा भी हैं। माँ को भी तो बाबा की याद आती थी ना, तो अब माँ बाबा के पास चली गई, इसीलिए तू रो नहीं। हाँ तो मामी, अगर माँ बाबा के पास गई तो मुझे क्यों लेकर नहीं गई? मुझे भी तो बाबा की याद आती है ना। दोनों मुझे छोड़ गए, इनको मेरी चिंता ही नहीं है। कल्याणी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी मामी सुधा ने उसे जोरों से खुद से लिपटा लिया। सभी तरफ शोक का माहौल था। कल्याणी एक छोटी बच्ची थी जिसके बाप का देहांत 1 साल पहले एक हादसे में हुआ। अब कल्याणी अपनी माँ के साथ बड़ी हो रही थी, तो 1 साल बाद ही बीमारी से उसकी माँ भी चल बसी। कल्याणी के माँ बाप का साया उसके सिर से उठ चुका था और अब दुनिया की चुनौती उसके सामने थी। बहुत देर तक वो अपनी माँ का नाम लेकर तड़पती रही, लेकिन कब तक कल्याणी रोती। कुछ देर के बाद उसको नींद आ गई और वो अपनी मामी की गोद में सिर रखकर सो गई। कल्याणी अब अकेली है। आप उसकी ददियाल वाले हो और हम ननियाल वाले। अब आप बताइए कि इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम क्या बताएं? आप बता दो अगर पूछ ही रहे हो तो। अरे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं है। हम कल्याणी को लगाव की वजह से तो ले आए। आखिर ये मेरी बहन का खून है, लेकिन हम भाइयों का काम ऐसा नहीं है कि हम इसको अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। तो अरे भाई, तो साफ साफ बोलो कि इसकी जिम्मेदारी आपको हमारे ही सिर रखनी है। 100 बातों की एक बात करो, ज्यादा घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हो? हाँ जी, ये बात है। हम कल्याणी से बहुत प्यार करते हैं। जब इसका दिल करे ये हमारे पास आ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि हालात उसके यहाँ ज्यादा अच्छे रहेंगे। फिर यही उसका घर है, पता नहीं हमारे घर में उसका दिल लगे या ना लगे। बस तो तय रहा कल्याणी हमारे साथ ही रहेगी। वैसे अजीब बच्ची है, अपने बचपन में इसने अपने माँ बाप गवा दिए। अब या तो ये इसकी बदकिस्मती समझो या इसका साया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बच्ची की क्या गलती है अपने माँ बाप की मौत में? ऐसी बात मत कीजिए। अब इसको ये जिंदगी का सफर अकेले तय करना है। ये सफर आसान तो नहीं होगा, लेकिन अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कल्याणी सब कुछ कर लेगी। चलते हैं बच्ची, अपना ख्याल रखना। ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, लेकिन तू कभी भी कमजोर मत पड़ना। सुधा और कोमल दोनों मामियों ने कल्याणी के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो उसे उसके ताऊ और ताई के हवाले छोड़कर चले गए। ऐसे ही वक्त गुजर गया और अब कल्याणी बड़ी हो चुकी थी। अब सर्दी की छुट्टी है, कहीं घूमने जाने का मन है तुम्हारा? बाबा, यू मीन फैमिली पिकनिक? ओके, हम रेडी हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और कहाँ जाएंगे? सर्दी में बर्फीले पहाड़ में जाने से अच्छा कुछ नहीं है। ओह रियली? तो क्या हम कुल्लू मनाली, कश्मीर और शिमला जैसी जगहों पर जाएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। कल ही निकलना है तो सभी तैयारी कर लो। कल ही जाएंगे? ओह शिट, मेरा फेवरेट कार्डिगन तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर पहन लिया। अब वो मैला हो गया है। मैला हो गया तो धुलवा दे, कल तक तो सूख ही जाएगा। सही बोला। वैसे है कहाँ हमारे घर की नौकरानी? बाथरूम में, उसको मैंने काम पर ही लगाया हुआ है। जा, वहीं होगी वो। निर्मला के बोलने पर ज्योति हाथ में अपनी कार्डिगन दबाए और अपने घर के बाथरूम में आ गई, जहाँ कल्याणी बैठी हुई सर्दी में हाथ से कपड़े धो रही थी। बड़ी सर्दी लग रही है। अच्छू, ये भगवान, लगता है कि आज तो मुझे सर्दी जुकाम हो ही जाएगा। अच्छू। अच्छा, तो मैडम को सर्दी लग रही है, अभी मजा चखाती हूँ इसको। ज्योति कल्याणी की ताई की बेटी थी, कल्याणी से बैर रखती थी। आज भी वो उससे अपनी जर्सी धुलवाने को ला रही थी कि तभी उसके मन में एक शैतानियत आई और ज्योति ने बाहर वॉश बेसिन से अपना कार्डिगन को गीला कर दिया और गीला कार्डिगन उसने कल्याणी के ऊपर दे मारा। क्या था ये? एक गीला कार्डिगन? किसने मारा मुझे? मैंने मारा। बोल, क्या करेगी तू? क्यों मारा? मेरे ऊपर गीला कपड़ा देकर? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे तो सर्दी लगाने को ही तो मारा था। चल अब इसको जल्दी से नौकरानियों की तरह धो दे। कल को हम सभी पिकनिक पर जाएंगे तो ये मुझे सूखी हुई मिलनी चाहिए। क्या मैं इसको धो दूं? तुम पहले ही मेरी हालत देख रही हो। मुझे बहुत ज्यादा
सर्दी लग रही है, साथ ही ऊपर टैंक से भी ओले जैसा पानी आ रहा है। ऐसे में तुमने मुझे भी गीला कर दिया ज्योति। अब मैं पहले अपने कपड़े बदलाऊं, उसके बाद धो दूंगी। जरा भी नहीं, ऐसे ही धो, नहीं तो माँ से बोलकर तेरी धुलाई और सफाई करवा दूंगी। और हाँ, जल्दी मचाकर मत धोना। कप से लेकर कॉलर तक एक एक चीज ऐसे चमक जानी चाहिए जैसे कि मैल कभी लगा ही नहीं था। समझ आया? चलो अब लग जा काम पर। आई बड़ी। ज्योति कल्याणी को धमकाकर अपना काम बताकर चली गई। कल्याणी का शरीर कांप रहा था। पाले की सर्दी थी। ऐसे ही कल्याणी आंखों में आंसू लिए ज्योति की कार्डिन को धोने लगी। माँ बाबा, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? इस घर की बेटी होते हुए भी मैं यहाँ किसी की कुछ नहीं। मेरे भाई बहन सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और मुझे यहाँ जिंदगी के नाम पर बस सांसें मिल रही हैं। कल्याणी बेचारी ऐसे ही अपने माँ बाप को याद करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा तो प्लान पक्का है कि कल को हम शिमला जा रहे हैं, लेकिन इस बीच के बंदर का क्या? इसके माँ बाप खुद तो चले गए, लेकिन हमारे सर ये दुम छल्ला छोड़ गए कि जहाँ भी जाओ इसको लेकर जाना। अब इसका क्या करना है? अरे करना क्या है, घर में छोड़ कर जाएंगे इसको। इसकी शक्ल थोड़ी ही देखनी है मुझे घूमने में। नहीं बाबा, ऐसे मत बोलो। अगर हम लोग जाएंगे तो एक नौकर का होना भी तो जरूरी है ना, जो घर का खाना बना कर रखे, हमारे कपड़े साफ करे। क्योंकि अगर हमने हर वक्त खाना बाहर से खाया तो पैसे बर्बाद होंगे ना। तो एक नौकरानी को लेकर जाना गलत नहीं होगा। ये की ना समझदारी की बात। हम उसे लेकर चलेंगे नौकरानी के तौर पर, और आसपास वालों को भी पता नहीं चलेगा कि हम इसको लेकर नहीं गए, वरना लोग 56 बातें बनाएंगे। रूपा और तरुण की बात सभी घर वालों को सही लग गई। बस फिर क्या था, उन्होंने नौकरानी के तौर पर कल्याणी को भी अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाने का फैसला किया। कार्डिगन धोने के बाद कल्याणी ने अपने गीले कपड़ों को बदला और फिर वो नीचे आई जहां उसे एक खबर लगी। अरे ओ कल्याणी, तैयारी कर ले, कल हम सभी शिमला जा रहे हैं। और हाँ, कोई चीज भूलना नहीं है। ताई जी, आप लोग मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी? सच्ची में? हाँ, हम लेकर जाएंगे। दिमाग फाड़ने की क्या आदत हो गई है तुझे? चल जाकर तैयारी कर। अरे किधर जा रही है? तैयारी अपनी नहीं हमारी कर, समझ आया? कल्याणी शारदा की बात सुनकर उसके कमरे में उसका लगेज पैक करने को चली गई। ऐसे ही एक एक करके उसने सभी के लगेज बांधे और अंत में वो अपने कमरे में पहुंची। आज का सूरज पश्चिम से निकला था क्या? ताया जी और ताई जी भी सभी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरे पास ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े तो नहीं हैं, जो हैं उनको ही पैक कर लेती हूँ। कल्याणी ने खुशी खुशी अपनी पैकिंग की और फिर वो खुश होकर सोने लगी। ऐसे अगला दिन निकल गया और पूरा परिवार शिमला के लिए निकल चुका था। कल्याणी को सभी ने गाड़ी में एकदम से पीछे बिठाया और उसका सारा सफर दबे हुए बेचैन गुजरने लगा। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? यहाँ पर तो करवट बदलने को भी जगह नहीं है। कैसे भींच कर बैठाया हुआ है मुझे। दिशा, थोड़ा सा सरक जाओ, मेरे पास बहुत जगह कम है। तो क्या मेरे पास जगह बन रही है? तुझे गाड़ी में बैठाया हुआ है, यही हमारा एहसान है। ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे गाड़ी के पीछे बंधवा दूंगी, फिर आना घसीटती हुई। ठीक है। गाड़ी बड़ी थी, सभी खुले खुले बैठे हुए थे, लेकिन कल्याणी के पास सामान था और वो सामान में भिजी हुई कल्याणी के पास बैठने को ढंग से जगह भी नहीं थी। ऐसे ही सारा सफर कल्याणी का बेचैनी से गुजरा और फिर आखिरकार वो शिमला पहुंच ही गई, जहां पर अरे वाह 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 वाह, शिमला की खुली खुली हवा में ये वादियां का मजा आ गया। आहा, यहाँ आकर लग रहा है कि थकान उतरी है। लेकिन काफी ठंड है। ताया जी, शिमला कश्मीर तो जगह ही ऐसी है कि बस जो आ जाए उसका ही मन मोह लेती है। अरे तुझसे किसी ने पूछा है? हाँ? और खाली हाथ कहाँ जा रही है? ताया जी, सभी औरतें अंदर ही तो गई हैं, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, तो आप अंदर जा रही हो। और देवी जी, आपको अंदर जाने की इजाजत किसने दी हुई है? बोलिए। क्या मतलब ताऊ जी, मैं अंदर नहीं जाऊँ क्या? नहीं, पहले गाड़ी में से सामान निकाल और उसके सभी के कमरों में पहुंचा। तुझे यहाँ घूमने के लिए नहीं लाया हूँ, यहाँ तू हमारी नौकरानी के तौर पर आई है, तो काम कर। ताऊ जी, मैं सामान निकालूं गाड़ी के अंदर से? सही कहती है। वैसे निर्मला, इस लड़की के अंदर दिमाग खाने की ताकत कूट कूट कर भरी हुई है। अरे सामान तू नहीं निकालेगी तो क्या तेरा मरा हुआ बाप आकर निकालेगा? ताऊ जी, मेरे बाबा आपके कुछ नहीं लगते थे क्या? या मैं आपकी कुछ नहीं हूँ? भगवान के लिए आप चाहे मुझे कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे बाबा के ऊपर बात ना लाना। अरे ओ ड्रामेबाज, जल्दी से सामान अंदर पहुंचा, सभी इंतजार कर रहे हैं। पूरे घर में 12 सदस्य थे और सभी के सभी भारी भारी लगेज थे, जिनको कल्याणी ने उठाना शुरू किया। हे भगवान, कितना भारी है, मानो ईंट पत्थर ही भरे हुए हो। उठाया भी नहीं जा रहा है। कल्याणी को लगेज भारी लग रहे थे क्योंकि उसके अंदर सभी का एक एक हफ्ते का सामान था, लेकिन फिर भी किसी को कल्याणी के ऊपर दया नहीं आई और सभी ने उससे ही सामान को अपने कमरों में रखवा दिया।
सभी का सामान रखते रखते कल्याणी को शिमला की सर्दी में पसीना तक आ गया था। हे भगवान, मैं तो मेहनत करके पसीनों पसान हो गई हूँ, लेकिन अब इस पसीने पर यहाँ की हवा बहुत ठंडी लग रही है। जल्दी से अंदर चली जाती हूँ। कल्याणी कांपते हुए अंदर पहुंची तो उसने देखा कि सभी घरवाले कहीं जाने को तैयार हो रहे थे। कहाँ जा रहे हैं सभी? चाहे कितना ही अच्छा मूड हो, इस लड़की को देखते ही वो खराब ही हो जाना है। तुझे ही पहले बता दे कि कहाँ जा रहे हैं। नौकरानियों को हर चीज के बारे में जानना जरूरी नहीं होता है। जब हम घूमने आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आपके मामा जी के घर? कोई बात नहीं, माफ करना, मैं बेकार में ही तुम्हें परेशान कर रही हूँ। आप लोग जहाँ भी जा रहे हो, क्या मैं भी चल सकती हूँ? भगवान करे तेरा तो सत्यानाश हो जाए। अरे तुझे क्यों परिवार में घुसना होता है, करमजली पागल। तू घर में रहे और हम सभी के लिए खाना बना। यहाँ अंबानी नहीं आएगा हमारे खाना वगैरह का बिल भरने। मैं खाना बनाऊं? ये रही सभी की पसंद की खाने की चीजों की लिस्ट। हमारे आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। माँ और बाकी सब लोग आ जाइए, हमने गाड़ी निकाल ली है, चलो बर्फ में खेलने को चलते हैं। वरुण की बात सुनकर सारा परिवार कल्याणी को होटल में ही छोड़कर मजे करने को निकल गया और कल्याणी घर में अकेली रह गई। मुझे तो बस यहाँ अपनी नौकरानी बनाने के लिए बुलाया गया है और मैं बेकार में ही खुश हो रही थी कि परिवार ने मुझे भी अब कुछ समझना शुरू कर दिया है। खैर अब क्या ही फर्क पड़ता है। चल कल्याणी, तू खाना बना। मुझे बनाना है बिरयानी, पनीर पुलाव, पनीर के पकौड़े, पनीर टिक्का, आलू पनीर की सब्जी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, बटर चिकन, बटर नान, कटलेट, पकौड़े और साथ में मीठे में रसमलाई और रबड़ी। इतना सब मैं कैसे कर पाऊंगी? कल्याणी ऐसे ही परेशान होने लगी, लेकिन फिर उसने परेशानी को दिमाग से निकाला और उसने काम करना शुरू किया। एक एक कर कल्याणी चीजें बना रही थी। इधर को चिकन मैरिनेट हो रहा है फ्राई होने को, तो तब तक मैं पनीर की चीजें बना देती हूँ और एक तरफ रसमलाई बनने को रख देती हूँ। मुझे लगा था कि घूमने जाएंगे तो थोड़ा एंजॉयमेंट मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ बाकी के दिनों से भी ज्यादा काम कर रही हूँ। पता नहीं सभी घर वाले क्या कर रहे होंगे। ये लो। अच्छा बाबा, तो ये बात है, तो फिर आप भी लीजिए, ये लीजिए। किशोर जी ज्यादा बर्फ से मत खेलिए, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है क्योंकि सर्दी का मौसम है। अरे कुछ नहीं होता, तुम क्यों चिंता कर रही हो? अच्छा ऐसा है तो यह लीजिए। अरे खेल गई निर्मला, लेकिन तुम नहीं बचोगी। अरे दिशा, तुझे बर्फ खाने का शौक है ना, ये ले, ये रहा। कितनी बर्फ, कितनी सारी बर्फ है, खा जा। मुझे तुम लोगों ने अपनी तरह जानवर समझा हुआ है क्या? बोलो। वैसे तरुण और वरुण, मैं क्या सोच रही थी कि उस गरीबजादी अनाथ ने हमारे लिए खाना बना दिया होगा क्या? बना दिया होगा या बना रही होगी। वैसे भी अगर उसने खाना नहीं बनाया तो उसकी खटिया खड़ी हो जानी है। बच्चों और बच्चों के माँ बापों सभी आ जाओ, चलो अब भूख लगी है तो खाना खाने को चलते हैं। शालिनी की आवाज सुनकर सभी खाना खाने को निकल गए। क्योंकि बर्फ में खेलकर सभी को भूख लगाई थी, इसलिए सभी घर पहुंचे तो कल्याणी खाना ही बना रही थी। कहाँ मर गई हमारी देवरानी की औलाद? अरे ताई जी, आप सभी आ गए। मैं आपका खाना ही बना रही थी। खाना बना रही थी? वैसे क्या क्या बना दिया है तुमने अभी तक? मैंने चिकन को फ्राई कर दिया है, बाकी आलू पनीर, पनीर टिक्का, रसमलाई और पनीर पुलाव बन चुके हैं। What the hell? अभी इतना कम ही खाना बना है, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं खुद को क्या समझूंगी, मैं तो खाना ही बना रही थी। अरे झूठ, एकदम झूठ। तो जरूर खिड़की में खड़ी होकर बर्फ देख रही होगी, नहीं तो अब तक खाना न बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं ताया जी, मैंने सच्ची कुछ नहीं देखा। तुझे लगता है कि हम लोग पागल हैं और खाना बस तू ही बना रही है? हम जानते हैं कि कौन सी चीज बनने में कितना वक्त ले सकती है। चल अब तूने काम में देरी की है ना, बहुत शौक है ना तुझे भी घूमने का, चल अब तुझे सजा मिलेगी, यहाँ आ। निर्मला ने ऐसे बोलकर कल्याणी की बाजू पकड़कर उसको खींचा और फिर उसने उसके तन पर पहनी हुई हल्की सी कार्डिगन को भी उतरवा दिया। ताई जी मेरी जर्सी दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। इस जगह तो हमारे घर की सर्दी से भी दुगनी सर्दी है, मेरे ऊपर ऐसे जुल्म मत ढाइए। जो लड़की अपनी औकात को भूले ना, उसकी औकात को ऐसे ही ठिकाने लगाया जाता है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी ताई? मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। कल्याणी बेचारी घबरा गई थी कि पता नहीं उसकी ताई उसके साथ क्या करने वाली है। वो रोने लगी, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आई। निर्मला ने उसके ग्रेवान को पकड़ा और वो उसे ठंड में बाहर बर्फ में ले आई और ताई जी ऐसे मत करो। आपने तो दिल खुश कर डाला। ताया जी आप तो ताई जी को समझाइए कि मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया है, मैं मर जाऊंगी अगर ज्यादा देर ऐसे रही तो। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, अगर तू मर गई तो हमारा भाई तो जो बेवजह बोझ हमारे ऊपर डाल कर गया है वो हमारे ऊपर से दफा हो जाएगा। नहीं,
मेरे पाँव जल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। कल्याणी ठंड से ठिठुर ठिठुर कर जमीन पर ही गिर गई। जब वो बेहोश हो गई तब उसे उसका परिवार अंदर लेकर गया, लेकिन तब भी किसी ने उसके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया। ये लड़की कौन थी और बेहोश हो गई? जो भी हो। माँ बाबा, ये बेहोश हो गई है। चाचा जी, चाची जी, कोई तो डॉक्टर को बुला लो, कहीं वो मर ना जाए। अरे मर जाएगी तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसके जैसे लोग आसानी से नहीं मरते। इसको ऐसे ही मरने दो। अगर मर गई तो हमारा कोई कसूर नहीं होगा, और उठ गई तो हमारी बदकिस्मती है। बेचारी कल्याणी के लिए किसी ने भी चिंता नहीं दिखाई और वो बिना हीटर वगैरह के ऐसे ही पड़ी रही। अगली सुबह कल्याणी को होश आया और फिर उससे सभी ने कामों को करवाना ही शुरू कर दिया था। ऐसे ही कल्याणी के पिकनिक के सारे दिन गुजरे, जिसमें वो बस परिवार के इस्तेमाल के लिए ही थी। और अब उसके मायके के सभी लोग घर को लौट चुके थे। घर आने के बाद सभी ने कल्याणी से ही घर को साफ करवाया और अब कमजोरी हालत में ही वो अपने घर के सभी लोगों के कपड़े धो रही थी। ये लगा अब आखिरी कपड़े के ऊपर को साबुन, और बस ये भी धुल गया। अच्छू अच्छू, भगवान जाने क्या हो रहा है, हालत बड़ी खराब है। चलो अब इन कपड़ों को छत पर डाल आती हूँ, इस बहाने थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी। कल्याणी ऐसे बोलकर छत पर कपड़े डालने को चली गई। अभी वो कपड़े डाल ही रही थी कि तभी सामने वाली छत पर आई जतिन ने उसे फिर से देखा। अरे हाँ सौरभ, वो सब तो वैसे चलता ही रहता है। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन मसूरी में थी। ये यहाँ? सौरभ, ये लड़की कौन है? अरे ये तो इसी घर में रहती है। मैं ठीक से तो नहीं जानता कि ये किसकी बेटी होगी, लेकिन इस घर में 4 परिवार रहते हैं और ये हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा परिवार है। क्या बात है, लगता है कि कुछ मन में चल रहा है। अरे नहीं 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 नहीं। जतिन अपने दोस्त से भले ही मना कर रहा था, लेकिन उसको कल्याणी मन ही मन में पसंद आ गई थी। अब उसे उसका पता भी मालूम था, तो उसने अपनी माँ को कल्याणी के बारे में बताया और उसकी माँ कल्याणी का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंची। जतिन एक अमीर लड़का था, इसलिए कल्याणी के बुरे मायके वाले उसके पैसे पर मर गए। अच्छा, तो आपका बेटा एक बड़ी कंपनी चलाता है, काफी अच्छी बात है। पैसे के मामले में तो देखिए हम भी कम नहीं है। हमने अपनी कल्याणी को नाजों में पाला है, तो अगर हम उसको आपको देंगे तो उल्टा हमें आपसे दहेज चाहिए। अरे बहन, आपने क्या बात कर दी। देखिए, मैं किसी की बेटी हूँ जो शादी होकर अपने ससुराल में आई थी। मैं जानती हूँ कि अपनी बेटी देना कितना मुश्किल है। ऐसे में लड़की वालों को दहेज लेना चाहिए, न लड़के वालों को। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। आप बस अपनी कल्याणी को हमें देने की तैयारी करो। रेखा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने कल्याणी से अपने बेटे जतिन का रिश्ता पक्का कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कल्याणी के लालची और बुरे मायके वाले नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से कल्याणी की शादी रेखा के घर करवा दी और उनसे दहेज लेकर रख दिया। आज कल्याणी का उसके ससुराल में गृह प्रवेश था। वाह, कितना बड़ा घर है और छोटा परिवार है। बहु, स्वागत है तेरा घर में। देख, तेरे घर में तेरे मायके की तरह ज्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन हम सभी यहाँ तुझे कभी बोर नहीं होने देंगे। ये है तेरी नंदारोही, ये है तेरा देवर निखिल, और ये मैं हूँ तेरी सास रेखा। अपने पति को तो तू जानती ही होगी। और माँ जी, बस इतने से लोग हैं। और बाबा नहीं है? तुम्हारे बाबा बड़ी छोटी सी उम्र लिखवा कर आए थे ऊपर वाले से, और उसको पूरी करते ही वो चले गए। लेकिन बहू, वो हमें जरूर कहीं ना कहीं से देख ही रहे होंगे। चल अब तू अंदर आ जा। कल्याणी रेखा की बात सुनकर इमोशनल हो गई, क्योंकि उसके अपने माँ बाप भी उसे बहुत जल्दी दुनिया से छोड़कर चल बसे थे। गृह प्रवेश के बाद कल्याणी अपने कमरे में पहुंची, जहां वो रानी थी। चलो कल्याणी, काफी रात हो रही है, जल्दी से सो जाओ, सुबह को काफी काम भी है तुम्हें। ठीक है, आप बता दो कि मैं कहाँ सोऊं? कहाँ सोऊं मतलब? अरे बाबा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा बेड है, लेटो और आराम करो। क्या मैं सच्ची बेड पर सो सकती हूँ? अरे कल्याणी, कैसी बात कर रही हो? कल्याणी को कभी मायके में ऐसे आराम नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अपने शादी के बाद वाले घर में भी घबरा रही थी। कल्याणी काफी घबराते हुए अपने बिस्तर पर लेटी, लेकिन लेटते ही उसको नींद आ गई और कल्याणी ने सुबह एक अच्छी नींद ली, जिससे उसका मन भी काफी अच्छा हुआ। मजा आ गया आज तो सोकर। क्या वक्त हुआ है? 12 बज रहे हैं। भगवान, ये क्या हो गया? कल्याणी 12 बजे को देखकर बौखला गई। वो जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंची और वहां हाँ, पिकनिक पर सभी चलेंगे। अरे लो, बहू आ गई। कल्याणी बेटा, कैसी नींद आई? माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि इतना वक्त हो जाएगा, माफ कर दीजिए। अरे बहू, कोई बात नहीं। तू 12 क्या 2 बजे तक सो जाती। शादी के बाद तो थकान हो ही जाती है। कोई बात नहीं, जा तू अब अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। तेरा पति और देवर आते ही होंगे।
माँ क्या मैं भाभी को बता दूं? हाँ मैं बता देती हूँ। भाभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम सभी पिकनिक पर जाएंगे, तो आप तैयार रहना। मैं आपको पार्लर वगैरह लेकर चलूंगी और हम घूमने जाकर बहुत मजे करेंगे। आरोही की बात सुनकर कल्याणी ने बस गर्दन हिला दी, जिसके बाद कल्याणी ने खाना बनाया और अरे वाह, आज का खाना तुमने बनाया है कल्याणी, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू, मजा आ गया। सच्ची में भाभी, बहुत ही, क्या ही बोलूं, बहुत ही लाजवाब खाना है, मजा आ गया भैया। और मैं तो सोचकर भी नहीं आए थे कि घर जाकर इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बस खाने की बात मत कीजिए भैया, आपको कुछ भाभी को देना भी तो पड़ेगा। पहली रसोई पर पति भी नेक देते हैं क्या माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, दे देते हैं। अरे मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी नेक देना पड़ेगा। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, बोलो क्या दूं? अरे जरूरी नहीं है कि नेक हाथों हाथ ही दिया जाए। तू कल्याणी को इस सर्दी किसी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाना। ओह अच्छा, घुमाने लेकर जाना है, बस इतनी सी बात। ठीक है, फिर कब चलना है? अगर घूमने जाने की ही बात है तो फिर चलिए, पूरा परिवार घूमने चलेंगे। फैमिली पिकनिक? अरे वाह भाभी, क्या बात बोल दी। तो चलो फिर, देर नहीं करते, मैं आपको आज ही शॉपिंग करवा आऊंगी और हम कल ही घूमने चलेंगे। आरोही की खुशी देखकर कल्याणी भी मुस्कुराने लगी और वक्त मिलते ही दोनों नंद भाभी घूमने जाने के लिए शॉपिंग करने जाने को निकल गई। बस करो आरोही, मैंने शॉपिंग कर ली। मैंने एक कार्डिगन और एक सूट ले लिया है, बस इतना काफी है। नहीं नहीं भाभी, इतने कम सामान के साथ कोई घूमने कैसे जा सकता है? घूमने जाने का मजा तो तब है जब रोज बैग से नए नए कपड़े और सामान निकले और हर दिन ऐसे लगे जैसे कि बस आज जिंदगी है। चलो चलो और शॉपिंग करते, फिर पार्लर चलेंगे। आरोही ने खूब कल्याणी को शॉपिंग करवाया, जिसके बाद वो उसको पार्लर भी लेकर गई और फिर कुछ ही देर में वो अपने घर आ गई। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज कल्याणी फिर से शिमला घूमने को निकल गई थी, लेकिन फर्क यह था कि अब वो अपने ससुराल वालों के साथ थी। अरे वाह माँ जी, देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे, मतलब कि हम शिमला पहुँचने वाले हैं। अरे वाह भाभी, आपको तो बड़ी नॉलेज है कि हम कहाँ तक आए और कहाँ तक नहीं। वैसे यहाँ का छल्ली भुट्टा मशहूर है, कहूँ तो लेकर आऊं अगर किसी को खाना हो तो? हाँ हाँ भैया, मैं लाता हूँ। निखिल ने सभी के हिसाब से छल्ली भुट्टे लिए और फिर सभी गाड़ी में बैठकर उसको खाने लगे। कल्याणी को ये सब काफी नया लग रहा था, क्योंकि उसको परिवार का अनुभव पहली बार महसूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ ही देर में होटल पहुंच गए, जो कि काफी बड़ा था। और अरे कल्याणी, अंदर आओ ना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। वो सामान? अरे भाभी, हम किस लिए हैं, आप जाओ, हम लाते हैं सामान। जी। कल्याणी खुश होकर बिना सामान लिए अपने कमरे में गई, जहां रेखा और आरोही पहले से थी। कुछ ही देर में निखिल और जतिन भी सामान ले आई, जिसको होटल के नौकरों ने रख दिया। और अरे यहाँ सोने आए हो क्या? सो तो घर पे भी सकते हो। चलो तैयार हो जाओ, हम बर्फ में खेलने चलेंगे। चलो कल्याणी, रेडी हो तो जल्दी से। जी, कितनी खुश नसीब हूँ मैं जिसको मायके से भी अच्छा ससुराल मिला है। कल्याणी और बाकी सभी घर वाले तैयार हो गए, जिसके बाद वो बर्फ में खेलने को निकले। कल्याणी ने पहली बार तन पर गर्म कपड़े पहने बर्फ का मजा लेने को आई थी। वो वहां आकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और बर्फ मार मार कर एक दूसरे के साथ खेलने लगी। ये लो, अब तुम मेरी बॉल से बचो। बस करो भाभी, सांस भी नहीं आ रही है। इस गोले से बचो जी। ऐसे ही सभी ने काफी देर मजे किए। कुछ ही देर बाद सभी को भूख लग गई, तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को चले गए। और वहां जाकर, चलो हम तो यहाँ आते रहते हैं, लेकिन भाभी पहली बार आई हैं, तो आज भाभी की पसंद का सभी खाना खाएंगे। क्या कहा? मेरी पसंद का? अच्छा ठीक है। तो भाभी बताओ बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को। मुझे तो ये नूडल्स अच्छे लग रहे हैं, चलो ये खाते हैं। वाह, भाभी ने तो मेरी पसंद की डिश मंगवा ली है, वाह। सभी ने कल्याणी की पसंद का खाना ही ऑर्डर किया और सभी वहां खुशी खुशी खाने लगे। कल्याणी का परिवार के साथ ये पहला पिकनिक था जो इतना अच्छा गुजरा था। वो सभी का खिलता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, यकीन नहीं होता ये मेरी ही जिंदगी है, जो कल तक देखने से बद से बदतर नजर आती थी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी उम्मीद को हारना नहीं चाहिए। पता नहीं कहां से नए रास्ते खुल जाएं, ये कोई नहीं जानता। अगर अपनी पिछली जिंदगी से तंग आकर मैं कोई गलत कदम उठा लेती हूँ तो आज मुझे ये लम्हे नसीब ना होते, या शायद मैं जिंदगी का मतलब ही नहीं जान पाती। माँ बाबा, आपकी दुआ मुझे लग गई, शुक्रिया। और इस तरह कल्याणी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लग गई, जिसके बाद उसने दोबारा कभी अपने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसने अब अपने अतीत को भुलाकर अपनी आने वाली जिंदगी में वो खुश